नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं प्रद्युम्न शर्मा। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव अब 1 महीने से भी कम समय में आने वाले हैं। सभी दल अपनी अपनी चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी सरकार बनाने के दावे कर रही है, लेकिन टिकट नहीं मिलने से नाराज नेताओं ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के सियासी समीकरण बिगाड़ कर रख दिए हैं। कांग्रेस की चौथी और पांचवी लिस्ट में नाम नहीं आने से कई कांग्रेस नेताओं के बागी स्वर साफ तौर पर देखने को मिले हैं। जहां जयपुर की हवा महल सीट से आरआर तिवारी की नाम की चर्चा होने के बाद जयपुर में मंत्री महेश जोशी के समर्थकों ने पीसीसी मुख्यालय का घेराव कर दिया। पीसीसी के मेन गेट से कर्मचारियों को हटाकर जोशी के समर्थक पीसीसी के अंदर घुस गए और जमकर नारेबाजी कर दी। उधर कांग्रेस की 5वीं सूची में नाम नहीं होने से नाराज धौलपुर से कांग्रेस विधायक गिरिराज मलिंगा आपको बता दें कि बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। गिरिराज के समर्थकों ने धौलपुर राजपूत छात्रावास में विरोध प्रदर्शन कर दिया। वहीं बसेड़ी विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा ने SC/ST आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि बसेड़ी से टिकट कटने के कारण बैरवा कांग्रेस से काफी खफा हो गए हैं। प्रदेश महासचिव संजय जाटव को बसेड़ी से टिकट दिए जाने के एक दिन बाद ही बैरवा ने SC/ST आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। लोगों का कहना है कि बैरवा की सचिन पायलट से बढ़ती नजदीकियों के चलते उनका टिकट काटा गया है। वहीं मनोहर थाना विधानसभा सीट से नेमीचंद मीणा को कांग्रेस प्रत्याशी घोषित करने पर पूर्व विधायक कैलाश मीणा के समर्थकों ने सड़क पर उतरकर विरोध कर दिया है और आला कमान से टिकट वितरण में पुनर्विचार करने की मांग भी कर रहे हैं। बता दें कि बीजेपी में भी टिकट कटने से नाराज नेताओं की काफी भरमार हो गई है। बीजेपी उम्मीदवारों की 2 लिस्ट आने के बाद कई नेताओं ने बागी तेवर अपना लिए हैं। इन सबके बीच सवाल तो उठते ही हैं कि नेताओं और उनके समर्थकों की नाराजगी से दोनों ही पार्टियों को कितना नुकसान होगा। टिकट कटने से नाराज नेताओं को विरोधी स्वर को पार्टी किस तरीके से देखती है, और बड़ा सवाल यह भी है कि बीजेपी बची हुई सीटों पर कब फाइनल नाम करेगी और कांग्रेस अपनी बाकी पत्ते कब खोल पाएगी। आज बड़ी बहस इसी मुद्दे पर केंद्रित रहेगी। चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो फिलहाल आपको बता दें कि चुनाव में अब 1 महीने से कम का जो वक्त है वो बचा हुआ है। समय कम, लगभग 30 दिन। अब 30 दिन में इतने नेताओं की नाराजगी को किस तरीके से संभाला जाएगा, ये एक बड़ा सवाल उभर कर यहां पर आ जाता है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर। अब नेता दल बदल की राजनीति कर रहे हैं, कोई इस्तीफा दे रहा है, कोई अपने समर्थकों के साथ सड़कों पर उतरा हुआ है। कुल मिलाकर आपको कहा जा सकता है कि अभी जो स्थिति है वो काफी खराब होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बागी स्वर जो है वो ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। और ये किसी एक पार्टी की बात नहीं है, ये दोनों ही पार्टियों की बात है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, किसी की टिकट कटी तो किसी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। आपको बता रहे हैं कि लगातार पुनर्विचार करने की बात यहां पर कही जा रही है। जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो अपने प्रत्याशी के समर्थन में सड़कों पर उतरे हुए हैं। किसी की टिकट कटी तो आपको बता रहे जमकर नारेबाजी यहां पर की गई। तो फिलहाल राजस्थान में सियासी रण जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इस चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। कांग्रेस नेता अजय कच्छावा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब से कुछ ही देर बाद बीजेपी नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। चर्चा आगे बढ़ाते हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका इंडिया न्यूज पर। सबसे महत्वपूर्ण सवाल मेरा शुरुआत में यही रहेगा, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हम लगातार पहले देखते ही थे, लेकिन अब दल बदल की राजनीति हो गई है। विरोधी स्वर कांग्रेस में ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। नेताओं की टिकट कट रही है तो समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं, कोई अपने पद से इस्तीफा दे रहा है। अब चुनाव में समय बेहद कम बचा हुआ है। अगर विरोधी स्वर इतने बुलंद हो जाएंगे तो चुनाव पर इसका सीधा असर पड़ जाएगा। आप सरकार रिपीट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा स्थिति में जो रण देखने को मिल रहा है अंदरूनी, अगर मैं कहूं तो उसको किस तरीके से आप टैकल करेंगे? देखिए सौरभ जी, हम कांग्रेस की एक रीति और नीति है कि सभी की भागीदारी बरोबर की हो, सभी की बात बरोबर सुनी जाए, सभी की बात देखी जाए और सभी का क्लेम को बात किया जाए। देखिए सीमा 5 साल से जो राजस्थान में ऐतिहासिक काम हुए, उसके आधार पे कांग्रेस में प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक विधायक, प्रत्येक नेता ये चाहने लगा है कि राजस्थान की सरकार राजस्थान में आ रही है तो क्यों नहीं मेरे को भी एक टिकट की लाइन में वो लगा हुआ है। तो कांग्रेस में एक टिकट के लिए दावेदारों की संख्या अधिक होना, कांग्रेस में एक टिकट होना और दावेदार अनेक होना, टिकट एक को ही मिलना है तो उसका विरोध होना भी स्वाभाविक है। लेकिन सौरभ जी, ये मान के चलिए कि राजस्थान में कांग्रेस का जो नेचर है वो हमेशा छोटे बड़े भाइयों का है
परिवार का मामला है। आपस में एक क्षणिक जो आवेश है, क्षणिक जो विरोध है, वो एक आध दिन में पूरा हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस जो अपना काम किया है, जो निरंतर एक विकास का एक रथ राजस्थान में चलाया है, कांग्रेस की इच्छा है कि जनता के माध्यम से और हमारे नेताओं के माध्यम से वो रथ बरोबर चले। सभी लोग कंधे से कंधा मिला के साथ रखे, किसी का मान और सम्मान, किसी की भी पक्ष और विपक्ष की बात न करके एक ही लक्ष्य रखा जाए कि राजस्थान का विकास कैसे हो, राजस्थान को 2030 तक कैसे उन्नत किया जाए। मिशन जो 2030 जो अशोक गहलोत जी का एक मिशन लेके आए थे कि आम जनता से उसको कनेक्ट करना, आम जनता के विजन को सरकार को लेना और उसको मैनिफेस्टो में शामिल करना। आप ये देखिए, उसके तहत 3.5 करोड़ लोगों के सुझाव राजस्थान सरकार के पास आए मात्र 45 दिन के अंदर। आप ये प्रूव करता है कि राजस्थान की सरकार के काम को देखते हुए राजस्थान की जनता ये जान चुकी है कि श्रीमान अशोक गहलोत जी जो काम कर सकते हैं। क्योंकि 98 में, 2008 में और 2023 में लोगों ने देख चुके हैं कि राजस्थान में जो काम हुआ है इन 15 सालों के अंदर हुआ है। और ठीक है, लेकिन अजय जी आप ये तो बात वो बता रहे हैं जो पार्टी कर रही है, यानी कि पार्टी का यही कहना है। मुख्यमंत्री साहब को हम सुनते हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि भाई हमने काम किया है, सरकार रिपीट होगी, तमाम दावे तमाम वादे यहाँ पर किए जाते हैं, तमाम योजनाएं लाई जा रही हैं। लेकिन जो आपके पार्टी के नेता हैं, अगर वो ही विरोधी स्वर अपना लेंगे तो जब मुट्ठी खुल जाती है तो कहीं ना कहीं देखिए परेशानी तो बनती है। अब पांचों उंगली बंद तो रही नहीं है, पांचों उंगली खुल गई है, जैसे चौथी और 5वीं लिस्ट आई है उसके बाद से ही। अब उन नेताओं को कैसे साधा जाएगा, क्योंकि अगर इतने विरोधी स्वर हो जाएंगे तो इसका असर तो चुनाव पे आ जाएगा ना। देखिए, राजस्थान की सरकार आ रही है, सभी विरोधियों को और सभी जिनका क्लेम बनता है, जिन्होंने संगठन में काम किया है, जिन्होंने सरकार में काम किया है, उन सभी लोगों की भागीदारी को आगे एडजस्ट कर दिया जाएगा। ये एक क्षणिक आवेश है, ये एक क्षणिक गुस्सा है। आप ये तय मान के चल लीजिए, राजस्थान में अजय जी क्षणिक गुस्सा ही तो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा जाता है। देखिए, बिल्कुल मैं क्या कर रहा हूं, क्षणिक गुस्सा है, लेकिन उस तरह से नहीं कि चित्तौड़गढ़ में पिछले 1 महीने से जनता रोडों पे है, बनी पार्क में, विद्याधर नगर में जनता 1 महीने से रोडों पे है, और झोटवाड़ा में 1 महीने से। आप ये देखिए कि 45 जब 41 टिकट आपने डिक्लेयर किए थे तो उनमें से 7 वो सांसद थे जिन्होंने 10 साल से संसद में एक बार भी राजस्थान को लेके आवाज नहीं उठाई। तो राजस्थान की जनता तो उनको 10 साल में 2 बार मिली है वोट देने के समय। अब के राजस्थान की जनता उनको ढूंढ रही है, उनके कामों को पूछेगी कि आपने राजस्थान के लिए क्या काम किया है, क्या नहीं। और उसी आधार पे देखिए, राजस्थान हमेशा एक अग्रणी राज्य रहा है, हमेशा एक उदाहरण वाला राज्य रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान पूरे हिंदुस्तान को एक मैसेज देगा कि काम करने वाली सरकार को राजस्थान में जिताया है, और इस हालत में जिताया है कि भारतीय जनता पार्टी जो 4.5 साल विपक्ष से नदारत रही, जो एक लोकतंत्र में एक विपक्ष की भूमिका होती है, उस भूमिका को भी आपने नहीं निभाया। आपने राजस्थान को हमेशा बदनाम करने का जो प्रयास किया, आपने राजस्थान को हमेशा मणिपुर से जो तुलना करने का जो प्रयास किया, उसका जनता जवाब देगी काम के माध्यम से और आपके रूप के हिसाब से। आज जिस हिसाब से आप जो गंगा जमुना सरस्वती की तो तहजीब को, राजस्थान को आप खत्म करना चाहते हो, तो राजस्थान की जनता समझ चुकी है। राजस्थान की जनता के मुद्दे अहम है, उन मुद्दों के लिए जो लड़ाई लड़ेगा, जनता के हितों के और सुरक्षाओं के बात जो करेगा, उसी को जनता चुनेगी। और मुझे ये लगता है कि ये देश के लोकतंत्र के लिए भी ठीक है कि जनता उससे ही वोट दे जिसने काम किया है। मैं ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी जनता ये पूछे कि आपको केंद्र में 2014 से लेके और 2023 तक का मौका दिया, क्लियर कट मेजोरिटी दी, आपके कहने के बावजूद ईआरसीपी राजस्थान को क्यों नहीं मिला? जल जीवन मिशन में राजस्थान को विशेष दर्जा क्यों नहीं मिला? राजस्थान में एक भी स्मार्ट सिटी क्यों नहीं मिली? राजस्थान में एक भी आदर्श गांव क्यों नहीं मिला? राजस्थान को एक भी नवोदय विद्यालय क्यों नहीं मिला? राजस्थान को एक भी आदर्श स्कूल क्यों नहीं मिला? राजस्थान को एक भी केवी स्कूल क्यों नहीं मिला? राजस्थान को आईआईएम आईआईटी क्यों नहीं मिला? आज राजस्थान के युवा पूछ रहा है कि जो केंद्र में जो भर्तियां थी, जो अभी भी पेंडिंग चल रही है, उन भर्तियों को आपने खत्म नहीं किया तो नियुक्तियां भी क्यों नहीं दी? उन नियुक्तियां नहीं दी, आपने उन नियुक्तियों पे कार्रवाई भी नहीं की। आप ये देखिए कि जो हिंदुस्तान का पिछले 10 सालों में जो हाल हुआ है, आज ये देखिए हिंदुस्तान चारों ओर
सीमाओं से घिर चुका है, और चारों सीमाओं से घिरने के बाद आज हिंदुस्तान में आंतरिक स्थिति गृह युद्ध की सी लाने की स्थिति कर रहे हैं। तो मेरे को ये लगता है कि राजस्थान को, हिंदुस्तान को अगर लोकतंत्र की सुरक्षा रखनी है, अगर आम संविधान की रक्षा करनी है, तो कांग्रेस को 5 राज्यों में कांग्रेस जीत रही है, और आप ये मान के चलिए 2024 में इंडिया जीतेगा। लेकिन अजय जी, जिस तरीके से सियासी रण तो देखने को मिल ही रहा है, आप लोग की तैयारी भी है, बीजेपी लगातार तैयारी कर रही है। मौजूदा स्थिति में जो चौथी और पांचवी लिस्ट आई है, उसके बाद से विरोध जारी हुआ है। अब जो विरोधी स्वर अपनाकर बैठे हैं, उनको बुलाया जाएगा, उनसे मीटिंग की जाएगी, समझाने का प्रयास होगा क्या? जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं कि आगे एडजस्ट किया जाएगा, अब एडजस्टेबल चीज है तो फिर एडजस्टेबल हो जाती है ना, मान पाएंगे नेता? देखिए, आज राजस्थान की जो आवश्यकता है, वो हिंदुस्तान की जो आवश्यकता है, वो ये है कि कानून व्यवस्था और हिंदुस्तान की सुरक्षा, राजस्थान की सुरक्षा अहम है। आप ये मान लीजिए, जिस घर में शांति नहीं है, वो परिवार आगे नहीं बढ़ सकता है। बिल्कुल। अगर परिवार में शांति रखनी है, तो परिवार की मुखिया की बात माननी पड़ेगी, जिसकी बात सही है उस बात पे लोगों को अनुसरण करना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन अब जिस तरीके से विरोधी स्वर आप लोगों की पार्टी में भी देखने को मिल रहे हैं, सामने वाली पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी में भी देखने को मिल रहे हैं, लगातार जो शीर्ष नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व है, वो राजस्थान का रुख कर रहा है। दौरे भी हम लोगों ने देखे ही है, आप भी देख रहे होंगे। उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्योंकि लगातार ये बात कही जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि अब आप लोगों से परेशान हो चुकी है जनता, अब मौका बीजेपी के हाथ में है। देखिए, राजस्थान की में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने आके पिछले दो महीने से प्रयास कर चुके हैं। राजस्थान में प्रधानमंत्री जी के पिछले 11 महीनों में 10 सभाएं वो कर चुके हैं। लेकिन आप ये देखिए कि इन 10 सभाओं का परिणाम क्या निकला राजस्थान के लिए। आप ये देखिए कि राजस्थान की जनता हर चीज को देख रही है। और आपको मैं ये बात बताता हूं कि आज आप ये देखिए कि आपने ईआरसीपी का मुद्दे को लेके चुनाव में आपने बड़ी बड़ी घोषणाएं करके जयपुर और अजमेर में, और आपने एक बार भी ईआरसीपी के मुद्दे को नहीं बोले। चलिए ठीक है, तुरंत लौट रहा हूं आपके पास, इसी सवाल का जवाब भी ले लेते हैं। बीजेपी नेता नवनीत राजपुरोहित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवनीत जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका इंडिया न्यूज पर। धन्यवाद। नवनीत जी, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति लगातार हम लोग देखते हैं राजस्थान में, अब दल बदल की राजनीति, नाराजगी, गुस्सा, ये देखने को मिल रहा है। अब तक आप लोग ये आरोप लगाते थे कि अंदरूनी कलह जो है वो कांग्रेस में है, लेकिन टिकट कटने, टिकट बंटने, इसको लेकर अब बीजेपी के नेता भी अब सड़कों पर उतर आए हैं। जिनको टिकट नहीं मिली वो नाराज हो गए, पीसीसी आवास का कार्यालय का घेराव कर लिया। किस तरीके से अब देखें, अब जो कलह है वो भारतीय जनता पार्टी में भी देखने को मिल रही है, राजस्थान बीजेपी? प्रद्युमन जी, भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है, और मैं हमेशा कहता हूं कि यहां पे अगर कोई मनमुटाव भी होता है, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, तो स्वाभाविक है कि महत्वाकांक्षाएं भी होती है। अगर कोई जनता की सेवा में जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है तो वो हमेशा चाहता है कि उसे मौका मिले। लेकिन पार्टी जिन समीकरणों से चलती है और जिन सर्वे के आधार पर चलती है, सोशल इंजीनियरिंग और कई फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ता है, उसको देखते हुए अगर किसी को टिकट नहीं भी मिलता है तो वो संपूर्णतः भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के कहीं नहीं जाता, वो परिवार का हिस्सा रहता है। हां, क्षणिक तौर पे जरूर उसकी महत्वाकांक्षाओं को क्योंकि ठेस पहुंचती है तो वो थोड़ा मनमुटाव होता है, लेकिन हमें विश्वास है कि हर व्यक्ति हमारे परिवार का व्यक्ति है और इस परिवार से वो कहीं अलग नहीं जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में ये जो अशोक गहलोत की कुशासन और भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण में लिप्त सरकार है, इसको जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, ये जनता 8 करोड़ जनता की आवाज बनके राजस्थान में साथ काम करेगा। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस का हाल देखिए, कांग्रेस के माननीय अशोक गहलोत जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हो गए, अब मैं पूर्व ही बोलता हूं उनको, वर्तमान में नहीं बोलता, वो अपना डैमेज कंट्रोल सूची आने से पहले से कर रहे हैं। वो एक इस कड़ी में लगे हुए हैं कि किस तरह जो हंगामा है उसको मैं ज्यादा से ज्यादा आगे डिले कर सकूं। आप देखिए कि ऐसे हालात भाजपा में कभी देखने को नहीं मिले कि जिनके अभी तक जिन सीटों पे प्रत्याशी घोषित भी नहीं हुए हैं, उन प्रत्याशियों की आकांक्षा में जो प्रोटेस्ट है चालू हो गए। इनकी एक विधायक है जाहिदा खान के रिगार्डिंग पिछले 15 दिन से राजस्थान के पीसीसी मुख्यालय के बाहर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इस मंशा में कि कहीं उनको टिकट ना मिल जाए। इनके बड़े नेता
महेश जोशी, धर्मेंद्र राठौड़, शांति धारीवाल जैसे जो प्रमुख नाम राजस्थान में हुआ करते थे, वो आज भी अपनी टिकटों का इंतजार कर रहे हैं। इनके मानवेंद्र सिंह जसोल, जिन्होंने इनको कल टिकट घोषणा अनाउंस करी, उनको इन्होंने फुटबॉल बना के रख दिया है। कल जो इनकी 61 की सूची आई, पहले 56 की और बाद में 5 की, उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात देखने की है। पहली तो कि उसमें से 45 सीटों पे कांग्रेस हारी भी है। कांग्रेस इतने डिफेंस मोड में चल रही है कि उनको कई सीटों पे प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। तो एक भारतीय जनता पार्टी है जहां पे प्रत्याशियों का अबार लगा हुआ है और वहां मनमुटाव हो सकता है। एक कांग्रेस है जिसका हार का डर इतना मन से सता रहा है कि प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। हेमाराम चौधरी इनके गुड़ामालानी से विधायक और पूर्व मंत्री रह चुके हैं। उनको जब बहुत मनाया गया तो फाइनली उन्होंने इनकी पार्टी को हाथ जोड़ के चिट्ठी लिख के मना कर दिया कि भाई मुझे टिकट मत देना, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। मानवेंद्र सिंह जसोल, जिसका मैं उदाहरण ले रहा था, सबसे पहले इन्होंने बाड़मेर से लोकसभा में उनको लड़ाया, फिर इन्होंने उसको शिव से विधानसभा में लड़ाया, फिर वसुंधरा जी के सामने जालरापाटनम से लड़ा के उनको हार का सामना कराया। अब उनको कल सिवाना भेज दिया, यानी फुटबॉल बना दिया प्रत्याशियों को। बद्रीराम जाखड़, जिनका बालीकल जो सीट अनाउंस हुई उससे कोई लेना देना नहीं है, उनको वहां भेज दिया। भीमराज भाटी, जो इनको आज तक हराता था पाली विधानसभा में, उसको पाली का टिकट दे दिया। यानी कोई होमवर्किंग नहीं। जिस तरीके से कुछ अखबार वालों ने आज छापा भी था कि ये एआईसीसी नहीं है, ये एजीसीसी से है, इसका मतलब अशोक गहलोत कांग्रेस कमेटी बन गई है। अशोक गहलोत की जिसने चापलूसी करी, अशोक गहलोत के जिसने हाथ में हाथ मिलाकर चले और मुख्यमंत्री जी के भ्रष्टाचारों में जो साथ रहा, जिसने कमीशन बांट के खाया, वो सब प्रत्याशियों को टिकट मिल रहे हैं। और बाकी जो लोग संघर्षशील नेता हैं, जैसा कि इनका इतिहास भी रहा है, सचिन पायलट बेचारा, जिसने पिछली बार प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए सत्ता लाने में इतनी अहम भूमिका निभाई, उस प्रकार के व्यक्ति को जिस तरह अशोक गहलोत ने दरकिनार कर दिया था, उसी तरह की प्रणाली इस मुख्यमंत्री की आज भी है। और अपनी दादागिरी से वहां पे दिल्ली में ये निचले स्तर के जो कार्यकर्ताओं की हत्या कर रहे हैं, वो कांग्रेस की सूचियों में आम बात दिख रही है। तो ये कुछ नई बात नहीं है। आप देखिए, एक और विडंबना का विषय ईआरसीपी को लेकर भी जिक्र हो रहा था कि आप उस पर बात नहीं करते। शिव से मैं एक मिनट में बता दूं, शिव से इन्होंने घोषित किया अमीन खान को। 84 वर्ष का बुजुर्ग आदमी है, 10 बार मना कर चुका है कि मैं टिकट नहीं लेना चाहता, मैं नहीं लड़ना चाहता, लेकिन प्रत्याशी नहीं मिल रहा। प्रद्युमन जी, राजस्थान में यह हालात है कि कांग्रेस को सीटों पे प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। तो ये हालात से गुजरती हुई पार्टी में हमेशा कहता हूं कि आधा चुनाव वोटिंग डे से पहले ही हार जीत में तब्दील हो जाता है। चलिए ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं अजय जी। जो कि 25 नवंबर है, उससे पहले ही 50% चुनाव कांग्रेस मानसिक रूप से हार चुकी है। ठीक है, अब देखिए, अब जितनी देर आपने तमाम बातें यहां पर गिनाई, उतनी देर में वही देख रहा था कि अजय जी के चेहरे पे बड़ी मंद सी मुस्कान थी। अभी मुस्कान का जवाब हम ले लेते हैं। अब देखिए ना, अब नवनीत जी लगातार इन बातों का जिक्र कर रहे हैं कि आप लोगों के पास प्रत्याशी नहीं है। देखिए, फिर तो भारतीय जनता पार्टी को अपना विजय जुलूस निकाल देना चाहिए, क्योंकि इनका जुलूस तो बाद में जनता निकाल ही रही है 3 दिसंबर को। तो इनका जो जुलूस निकलना है, इनका जो मानसिक दिवालियापन जो भारतीय जनता पार्टी का जो आ चुका है, आप ये देखिए, 3 दिसंबर नहीं, 25 नवंबर भाई मुद्दों पे, चुनाव की तारीख याद रखो। पे कभी भी उन बात नहीं करेगी कि किन प्रश्नों को देके हम सरकार में आए थे और हमने क्या क्या डिलीवर जनता को किया है। आज आप देखिए कि जो 2004 से 2014 तक जो यूपीए सरकार के समय जो काम हुए थे, उन कामों को देख लीजिए, और आज 2014 से लेकर 2023 तक आप ये देख लीजिए हिंदुस्तान में कौन सा काम हुआ है। आप ये देखिए, हिंदुस्तान में सिवाय धोखे पे हर वर्ग ने अपने आप को प्रकाश महसूस किया है। आप ये देखिए, ईआरसीपी की जो मैं बात कर रहा था, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी अजमेर और जयपुर उसकी घोषणा करके गए थे। आप ये देखिए, ईआरसीपी का जो मुद्दा था वो किसान से जुड़ा हुआ मुद्दा था, वो मुद्दा आम जन से जुड़ा हुआ था, वो मुद्दा व्यापारियों से जुड़ा हुआ था, उद्योग से जुड़ा हुआ था, राजस्थान की इकोनॉमी से जुड़ा हुआ था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के लिए चाहती ही नहीं कि राजस्थान में किसी भी तरह का अमन
चैन, शांति और विकास की ओर जाए। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा ये प्रयास किया रहा कि राजस्थान की जो गंगा जमुना तहजीब है उसको खराब किया जाए। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के हमेशा जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी देश में उन्माद लाने की बात की, जिन लोगों ने संविधान की धज्जियां उड़ाने की बात की, जिन्होंने लोकतंत्र को भीड़तंत्र में बदलने का प्रयास किया, उन लोगों को हमेशा आगे रखा। लेकिन भारत की जनता और राजस्थान की जनता बड़ी समझदार है। अगर आप राजस्थान की तुलना अब इसका मणिपुर से करोगे, ईआरसीपी को लेकर एक बार जवाब देना जरूरी हो जाता है। लेकिन नवनीत जी, अभी मैं सुन ही रहा था, कांग्रेस की तरफ से इन बातों का जिक्र किया गया कि अब बीजेपी की स्थिति ये हो गई है कि ऑफिस के अगले गेट से नहीं, आगे तो ताला लगा दिया है, पिछले गेट से अंदर लोग आते हैं और उसके बाद बाहर चले जाते हैं। पता ही नहीं लगता क्या हो रहा है। प्रद्युमन जी, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि कांग्रेस के ये प्रवक्ता महोदय या इनके मुख्यमंत्री या इनके प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी अगर कभी समय मिलता और खुद की पार्टी के अंदर खाने में थोड़ा झांक के उस पे किसी प्रकार की वर्किंग करते तो आज ये पार्टी बहुत ही अच्छी स्थिति में या कंपैरेटिवली अच्छी स्थिति में हो सकती थी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, और इनके कार्यकर्ता रोते होंगे बेचारे, कि इनके पार्टी मुख्यालय, इनकी पार्टी में क्या हो रहा है उसको देखने की बजाय ये दूसरी पार्टी में क्या हो रहा है, भाजपा में क्या है, तो भाजपा का जो इनके प्रति जो इनके मन में मोह है वो इतना ज्यादा है कि भाजपा से परे हटके कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। और इसी भाजपा मोह के चलते में ये सत्ता इन्होंने एक तरीके से पूरी तरीके से सरेंडर कर दी है चुनाव से पहले। अरे तो अच्छा है ना, मोह है आपका तो आप लोग अभी नाम लेते रहते हैं। 2003 से 14 का समय इन्होंने उठाया। क्या ये मेरे साथी कांग्रेस प्रवक्ता उस 20 लाख करोड़ के घोटाले की बात कर रहे हैं? क्या ये कांग्रेस प्रवक्ता उसकी बात कर रहा हूँ जब मनरेगा आया, मैं जब उसकी बात कर रहा हूँ, जब बात कर रहे हैं ये भ्रष्टाचार में, मैं उसकी बात कर रहा हूँ भ्रष्टाचार में सर से लेके अरे भाई सुनो ना, आपने बोला मैंने बीच में नहीं बोला, ये कछुआ जी आपने बोला मैंने बीच में नहीं बोला, मेरी बातों का जवाब है तो बीच में ना बोलिए। आप बोले मैं बीच में नहीं बोला, आप जब बोले मैं बीच में नहीं बोला, एक एक करके बात करते हैं ना, मेरे सवालों का जवाब नहीं है तो बीच में डिबेट को डिस्टर्ब करेंगे आप। भ्रष्टाचार में लिप्त हुए हो तुम, ऊपर से सर से लेके तुम्हारा पैर का नाखून तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। सारे के सारे मंत्री भ्रष्टाचारी हो, तुम्हारा मुख्यमंत्री कमीशन खोर है, तुम्हारे सारे विधायक या भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जल जीवन मिशन का 30,000 करोड़ रुपया केंद्र से आया, उसको मात्र 30% तुमने जनता पे लगाया, 70% पैसा तुम आपस में बांट के खा गए। 70 लाख युवाओं का भविष्य तुमने बर्बाद कर दिया, 2.5 करोड़ परिवारों को तुमने अफेक्ट किया है। क्या जवाब दोगे तुम उन युवाओं को? कौन वोट करेगा तुम्हारे लिए जो तुम बोलते हो तुम चुनाव जीतोगे? ये जो महिला अत्याचार है, जो 35,000 बलात्कार की घटनाएं राजस्थान ने 4.5 साल में देखी है, और तुम बोलते हो कि राजस्थान पीसफुल स्टेट था, तो क्यों उसको ऐसा बना दिया तुमने? राजस्थान को नए आवाम तुमने छुआ दिए हैं, रेप में राजस्थान को तुमने नंबर 1 बना दिया। चलो ठीक है जी, जवाब दीजिए। नंबर 1 बना ठीक है जी, बोलिए। महंगाई में नंबर 1 बना दिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की भाषा और शैली, उनकी मानसिक दिवालियापन को आप इंगित कर रही है। आप ये देखिए, राजस्थान पहला वो स्टेट है अनिवार्य एफआईआर दर्ज करना पुलिस प्रशासन के लिए कानूनन जरूरी किया गया। राजस्थान सरकार वो पहला राजस्थान स्टेट वो है जहां महंगाई राहत कैंप लगाए गए, हर आदमी और हर वर्ग को छूने का प्रयास किया गया। सरकार का प्रयास ये रहा कि कोई भी नहीं, आहत कैंप बोलो, राहत नहीं आहत कैंप बोलो भाई। देखिए, भ्रष्टाचार की बात करते हो तो आपकी ईडी और इनकम टैक्स ने राजस्थान में हर बार आके कई चक्कर लगा लिए, लेकिन आज तक आप एक दावा, आज तक एक आप उंगली नहीं उठा पाए। आप राजस्थान सरकार की जो बात करते हो, आपने राजस्थान को हर बार बदनाम करने का प्रयास किया, तो किसने रोका था आपको यहाँ कार्रवाई करने से? आपने क्यों नहीं राष्ट्रपति शासन लगा दिया? राजस्थान में इतना ही आपको मणिपुर से तुलना करने की बात थी, मणिपुर से भयंकर स्थिति खराब थी, तो राजस्थान में आपने क्यों नहीं आपातकाल लगाया? आप ये बताइए, आपकी ईडी और इनकम टैक्स ने राजस्थान में इतनी कार्रवाइयां की, आज तक भी आपको खोदा पहाड़ निकली चुहे वाली स्थिति नहीं हुई क्या? आप ये बताइए, राजस्थान सरकार को आपने हर बार गिराने का प्रयास किया, लेकिन आप अपने घर में अपना मुंह लेके चले गए। आपका गृह मंत्री, आपका राजा और चाणक्य दोनों राजस्थान में फैले हुए। आपने गोवा, मध्य प्रदेश,
और एमपी की महाराष्ट्र की सरकार गिराई, लेकिन आप राजस्थान की नहीं गिरा पाए। आपको राजस्थान ने वो दंश दिया है, आपको श्रीमान अशोक गहलोत जी ने वो दर्द दिया है जो आपके खत्म, जो लाइलाज हो गया, जिसका आप ऑपरेशन भी नहीं करा सकते हो। ये दर्द आपके लिए जानलेवा होगा। भारतीय जनता पार्टी विनाश की ओर है, क्योंकि विनाश की ओर ही आदमी नरक की ओर। अब देखिए, ये तो समय बताएगा कि अब कौन तरक्की पाएगा, कौन पीछे हटेगा, किसकी सरकार रिपीट होगी या सरकार बनेगी। ये तो देखिए वक्त के हाथ में है, जनता के हाथ में, जनता इसका फैसला करेगी। जवाब देने दीजिए, 1 सेकंड लेके मैं जवाब दे दूं, अगर आप मुझे इजाजत दें। बस मैं 2 सेकंड लूंगा। बोलिए। ये इन्होंने जो बात करी कि भाजपा का प्रवक्ता अगर ऐसे बात करता है तो इनसे पूछिए, क्या दिव्या मदेरणा जो कि स्थानीय विधायक है ओसिया से, उन्होंने जब मीडिया के सामने बोला कि यहां पे महिला, दूसरी महिला क्या सुरक्षित रहेगी, मैं स्वयं सुरक्षित नहीं हूं, क्या वो भाजपा की प्रवक्ता थी? क्या राजेंद्र गुड़ा जिन्होंने लाल डायरी का मुद्दा उठा के इनके भ्रष्टाचार की परतें विधानसभा में खोलने की कोशिश करी, क्या वो भाजपा की प्रवक्ता थी? क्या इनके जो आज जिन्होंने जो खिलाड़ीलाल बैरवा ने इस्तीफा दिया है और इस्तीफे में लिख के दिया है कि अनुसूचित जाति के लिए कुछ भी अशोक गहलोत करने में नाकाम रही और दलितों के खिलाफ बढ़ते हुए अत्याचार की वजह से मैं ये इस्तीफा दे रहा हूं, क्या वो भाजपा के प्रवक्ता हैं? क्या शांति धारीवाल जिन्होंने सरे विधानसभा में महिलाओं के दामन पे इतना बड़ा लांछन लगाते हुए और उनकी इतनी भर्त्सना करते हुए ये शब्द यूज किया कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है इसलिए यहां पे बलात्कार होते हैं, क्या वो भाजपा के प्रवक्ता हैं? किस किस को शांत करेंगे ये? महेश जोशी जिसका बेटा रेप में अभियुक्त है, क्या ये सब भाजपा के काम है? अरे भाई, अपने गिरेबान में झांक के देखो, तुम्हारी सरकार, तुम्हारे मंत्री, मैं दोबारा कह रहा हूं, तुम्हारे सारे के सारे विधायक ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार, महिला अपराध में लिप्त हैं और ये 7-7.5 करोड़ जनता जो राजस्थान की और 5.25 करोड़ वोटर इंतजार कर रहा है 25 नवंबर का कि 25 नवंबर आए और तुमसे ये राजस्थान छुटकारा पाए। भाई बहुत तुमने इस बार अति कर ली, अब कृपया करके मेरे शांतिशील राजस्थान को छोड़ के जाओ। आप महिलाओं की बात करते हो कि राजस्थान वो पहला स्टेट है जिसने कन्या अरे मेरे सवाल का जवाब दो कछुआ साहब। दिव्या मदेरणा क्या भाजपा की प्रवक्ता है? देने की बात की है। दिव्या मदेरणा भाजपा की प्रवक्ता है क्या? देने की बात की है। भारतीय जनता पार्टी दिव्या मदेरणा भाजपा की प्रवक्ता है क्या? ये बताएं मुझे आप। वो खुद स्वयं असुरक्षित है, क्या जवाब है आपका इस बात पे? आप ये बताइए, क्या जवाब है मेरी बात का, ये बताओ। इसका जवाब दे दीजिए ना, इसका जवाब ले लेते हैं। दिव्या मदेरणा भाजपा की प्रवक्ता है क्या? आप तो ये बताइए आपने क्या किया? दिव्या मदेरणा भाजपा की प्रवक्ता है? अरे क्या किया क्या नहीं किया वो छोड़िए ना, अगर पूछ रहे उसका जवाब दे दीजिए। वो एक व्यक्ति है, कांग्रेस नहीं है। किसी व्यक्ति ने कोई बात कहा तो वो कांग्रेस ने नहीं कहा है। कांग्रेस अपनी जगह है। कांग्रेस ने, आप उन महिलाओं को नहीं देख रहे हो जिनको श्रीमान अशोक राजेंद्र गुड़ा भी कांग्रेस नहीं था? लैपटॉप मोबाइल लेके राजेंद्र गुड़ा कांग्रेस नहीं था? का प्रयास किया। सचिन पायलट कांग्रेस नहीं है? जिनको 73 बाबूलाल कटारा को कांग्रेस में नहीं नामांकित किया गया। आप उन महिलाओं को नहीं देख रहे हो जिनको कांग्रेस ने, ये कोई कांग्रेस ही नहीं है, शांति धारीवाल कांग्रेस ही नहीं है, रिजर्वेशन दिया। आप उन महिलाओं को, खिलाड़ीलाल बैरवा ने जो बोला वो कांग्रेस ही नहीं है, रोक के रखा और आगे 10 साल के लिए रोक दिया। आप किसकी बात करते हो? आप किस मुंह से बात करते हो? आप महिलाओं की बात करने की स्थिति में नहीं हो। आप उन महिलाओं की बात करते, महिलाओं को अगर शक्ति देने की काम किया है, महिलाओं के अधिकारों की बात की है तो कांग्रेस बड़ी बेशर्मी है, बड़ी बेशर्मी है, बहुत बेशर्मी है। भारतीय जनता बहुत बेशर्मी है कछुआ साहब, बहुत बेशर्मी है। आसाराम बापू, किसको जवाब दोगे यार? अपने घर में भी बहन बेटियां होती है, आपके घर में भी है, मेरे घर में भी है। देश छोड़ के भाग गया। थोड़ा तो सोच के बोलो, कुछ तो सहानुभूति रखो। अच्छा ठीक है, अब चलिए ना, ये आरोप प्रत्यारोप तो चलते ही रहेंगे, अक्सर देखने को मिलते भी हैं। किसी ने किया, किसी ने नहीं किया, तमाम मुद्दे उठाए जाते हैं। अब लेकिन मौजूदा स्थिति में जो परिस्थिति बनी हुई है नवनीत जी, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? जैसे ही टिकटों का ऐलान हुआ, प्रत्याशियों का ऐलान हुआ, कांग्रेस में भी अंदरूनी कलह देखने को मिल गई, प्रत्याशी बागी हो गए, जिनको टिकट नहीं मिला उनके लिए दिक्कत खड़ी हो गई, वो लोग सड़कों पर उतर आए। अब वही चीज बीजेपी में देखने को मिल रही है। आप तो सरकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं ना, अगर ये स्थिति बनेगी तो इसका सीधा सा चुनाव पे आ जाएगा। प्रद्युमन जी, मैंने पहले भी कहा, मैं दोबारा इस बात को स्पष्ट कर देता हूं, भारतीय जनता पार्टी कोई एक परिवार की पार्टी नहीं है। हमारे यहां कोई गांधी फांदी बैठ के वहां पे टिकट फाइनल नहीं करता है। हमारे यहां पूरी कमेटी से टिकट फाइनल होते हैं, सर्वे होते हैं, विनिंगबिलिटी देखी जाती है और उस विनिंगबिलिटी, सोशल इंजीनियरिंग, समीकरण, विचारधारा, सारी चीजों को मिला के
जो प्रत्याशी जिस सीट पे फिट बैठता है उसको टिकट दिया जाता है। ठीक और है। मैं दोबारा कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो विनिंगबिलिटी के आधार पे हमने हर जगह टिकट दिए, और जो जो हमारी टिकट की चॉइसेस होती है उस तरह से पूर्ण बहुमत से सरकार बनाते हैं। और मैं फिर आपको बता रहा हूं, बहुत जबरदस्त का विरोध है राजस्थान में कांग्रेस सरकार के खिलाफ, और ये सारे प्रत्याशी जीत के आएंगे। और जो कांग्रेस में अंतरकलह चल रही है अब वो एक्सपोज हो चुके हैं प्रद्युमन जी, राजस्थान में ये बात है। आज सचिन पायलट अगर माइक लेके कोई बात कह रहा है तो लोग विश्वास नहीं मान रहे। गुर्जर समाज कांग्रेस के सख्त खिलाफ है। जिस ईआरसीपी की बात करते हैं, पूर्वी राजस्थान जो गुर्जरों द्वारा डोमिनेटेड है, वहां पे लोग हाथ में पानी लेके सौगंध खा चुके हैं कि इस बार कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। जाट समाज जो हमारे पश्चिमी राजस्थान में प्रेवेलेंट है, वो हाथ में पानी लेके सौगंध खा चुका है कि कांग्रेस को और अशोक गहलोत को एक वोट नहीं मिलेगा। वैश्य समाज, ब्राह्मण समाज जिन्होंने जिनका हमेशा दमन किया, वो हाथ में पानी लेके सौगंध खा चुका है। महिलाएं हाथ में पानी लेके सौगंध खा चुकी है। राजस्थान का युवा हाथ में पानी लेके सौगंध खा चुका है कि कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। तो कांग्रेस किस वोट के आधार पे अपना जनाधार यहां पे बनाने की कोशिश कर रही है, मेरी समझ के परे है। 25 नवंबर को चुनाव हो जाएंगे, 3 दिसंबर को रिजल्ट आ जाएंगे। आप देख लेना कि इनको किस तरह मुंह की खानी पड़ती है। 3/4 बहुमत आपकी टीवी पे बोल के जा रहा हूं, वो भारतीय जनता पार्टी यहां पे हासिल करेगी और सरकार बनाएगी। ठीक है, बोलिए अजय जी, क्या करें? प्रद्युमन जी, भारतीय जनता पार्टी जब जब चुनाव हारती है, जब जब वो प्रेस से पिछड़ती है, तो वो जाति और धर्म की बात करती है। अभी प्रवक्ता महोदय जो बता रहे थे, अलग अलग जातियों का नाम लेके, आप ये देखिए कि इन लोगों की स्थिति ये हो चुकी है कि इनके पास काम नहीं, जातियों की संख्या है इनके पास, इनके विचार नहीं। एक लोगों को में उन्माद की बात है। जातिगत सर्वे की आप बात करते हो, देखिए। अरे भाई, आप जातियों पे चलते हो, इसलिए आपके ये ईआरसीपी और इसका सबका जो आपका कॉम्बिनेशन है, आपका उसको संभालो। विश्वास नहीं, आप लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में बदलना चाहते हो, आप संविधान को बुलडोजर में बदलना चाहते हो, आप कानून को लोगों के हाथों में देना चाहते हो। तो अरे रटी रटाई बातों के अलावा कुछ बात है क्या? टीवी डिबेट पे आते हो, हमेशा इस रटी रटाई बात का एक मैसेज लेके आते हो, बड़ा करना क्या नया है आपके पास कहने के लिए? ठीक है ना अजय जी, देखिए अब वो तो ये बोल रहे हैं कि भाई हमारा तो क्राइटेरिया के बेस पे टिकट दी गई है। अजय जी, अब बीजेपी तो क्राइटेरिया बता रही है अपना कि भाई हमने तो हमारा क्राइटेरिया है, जो विनिंग परसेंट ज्यादा रहेगा, जिसका समीकरण सही बैठेगा, उसके हिसाब से उसको टिकट दिया जाएगा। अब जो रूट है उनको बनाने का प्रयास वो लोग करेंगे। आप किस क्राइटेरिया के हिसाब से टिकट दे रहे हैं? क्योंकि गांधी परिवार पर आरोप लगा रहे हैं। जो आदमी कांग्रेस के विचार के साथ है, जो आदमी कांग्रेस के साथ है, जो आदमी अटल है, उसको कांग्रेस का टिकट दिया जाएगा। जिसने सरकार चलाने में भागीदारी निभाई है, जिसने जनता की सेवा की है, उसको टिकट दिया जाएगा। देखिए अभी पिछले 10 सालों में अर्थ ये है कि जिन्होंने अशोक गहलोत को कुर्सी में बिठाए रखने की सौगंध खाई थी, उनको टिकट इन्होंने देंगे। किस तरह से सरकार को गिराया है। आप देखिए मध्य प्रदेश ने इन्होंने किस तरह से सरकार को गिराया है। आप देखिए इन्होंने महाराष्ट्र में किस तरह क्या बात कर रहे हो? तो आज की तारीख में प्रद्युमन जी, ये आवश्यक है कि कांग्रेस ठोक बचा के उस व्यक्ति को टिकट दे जो कांग्रेस के साथ स्थायी रूप से हो। इस तरह की बात नहीं हो कि मोदी वॉशिंग पाउडर में आदमी जाके धुल जाए। आज तो मोदी जी कहेंगे कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त है, दूसरे दिन मोदी वॉशिंग पाउडर में क्लीन हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ। बात की एक बात इतनी सी है, मतलब भारतीय जनता पार्टी ने चापलूसी का एक मीटर है, चापलूसी की एक चाशनी है कि भ्रष्टाचारी की चाशनी में, उस अशोक गहलोत जी के चापलूसी की चाशनी में जो निकल जाएगा, जो डूब जाएगा, उसको टिकट मिल जाएगा। चापलूसी की प्रथा, मुफलिसी की प्रथा, बेईमानी की प्रथा, सामंतशाही की प्रथा भारतीय जनता पार्टी जनसंघ में है। कांग्रेस हमेशा हमेशा उन वर्गों की बात अच्छा ठीक है अब नहीं एक बार अब देखिए ना, अब वॉशिंग पाउडर का जिक्र हो गया, चाशनी का जिक्र हो गया, सब जिक्र हो गए। अब लेकिन नवनीत जी जो आप अभी जिक्र कर रहे थे कि भाई हमारा विनिंग क्राइटेरिया है, ये हमारा क्राइटेरिया पार्टी का, उसके बेस के हिसाब से टिकट दिया जाता है। लेकिन आप क्षणिक गुस्से का भी जिक्र कर रहे थे कि क्षणिक गुस्से में कार्यालय में तोड़फोड़ की जाती है क्या? आप तो ये कहते हैं कि बहुत ही अनुशासन तरीके से हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं, लेकिन अनुशासन वो नजर नहीं आ रहा है। प्रद्युमन जी, मैं बार बार कहता हूं, नामांकन चालू हुए हैं, नामांकन भरने की अंतिम तिथि 6 नवंबर तक इन्होंने रखी है, 6 या 9 नवंबर, उसके बाद विड्रॉल डेट है। ये सारी चीजें हर आदमी इस आकांक्षा में करता है कि कोई टिकट चेंज हो जाएगा, वो अपने तरीके से जाहिर करता है प्रदेश नेतृत्व को, केंद्रीय नेतृत्व को कि यहां पे मुझे टिकट दिया जाए। वो अभी भी प्रयासरत है,
लेकिन हमारे राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान के प्रभारी माननीय अरुण सिंह जी ने इसको 3 से 4 बार स्पष्ट कर दिया कि राजस्थान में जो फैसले टिकटों पर लिए जा चुके वो नहीं बदले जाएंगे। यानी वो सारे ही व्यक्ति अभी तक प्रयासरत हैं और वो सारे व्यक्ति, देखिए अभी एक विचार की बात कांग्रेस ने करी कि कांग्रेस के विचार से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस का विचार क्या है प्रद्युमन जी, ये सभी दर्शक जानते हैं, देश की जनता जानती है। कांग्रेस का विचार तुष्टीकरण है। इनका विचार आज वहां पे इजरायली जो बेचारे इनोसेंट लोग मरे हैं उनके खिलाफ हमास के साथ खड़े रहना इनका विचार है। आतंकवादियों के साथ सहानुभूति जताना इनका विचार है। तो इस विचार के साथ आज कौन खड़ा है इस देश में? कोई नहीं खड़ा है, ये कुछ लोग अकेले खड़े हैं। अगर विचारधारा की बात होती है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में एग्जिस्ट करती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी भी अंत तक स्वार्थ की बात नहीं करता। अरे तो स्वार्थ तो दिख ही रहा है ना, अगर टिकट नहीं दी गई तो तोड़फोड़ कर दी, सड़कों पर टायर जला दिए, स्वार्थ नहीं है तो और क्या हुआ? मैंने आपको बताया, मैंने कहा महत्वाकांक्षा होती है, महत्वाकांक्षा होती है प्रद्युमन जी, लेकिन वो परिवार का हिस्सा है और वो हर उस जगह पे जहां पे आप ये रोष देख रहे हैं, जो असंतोष देख रहे हैं, वो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के विचार के साथ, परिवार के साथ लगकर भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान को देखते हुए कैंडिडेट के साथ खड़ा रहेगा और वो खुद अपनी अहम भूमिका निभाएगा उस कैंडिडेट को अच्छा, एक चीज बताइए ना आप, और राजस्थान में, क्योंकि हम सबका ध्येय एक ही है। नवनीत जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? जब नाराजगी एक बार आ जाती है, मन में विचारधारा अलग हो जाती है, मन में कहीं ना कहीं गांठ पड़ जाती है, तो आपको लगता है कि आपके प्रत्याशी के साथ वो लोग खड़े होंगे जो आपके कार्यालय में तोड़फोड़ कर रहे हैं या टायर जला रहे हैं सड़कों पर? आपको लगता है ऐसा? देखिए कार्यालय में तोड़फोड़ करना, टायर जलाना हमारी घटना नहीं है। ये कांग्रेस के वहां पे हुआ है टिकट अलॉटमेंट के बाद। हमारे यहां पे जो कार्यालय की तोड़फोड़ की घटना की आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि जब एक भीड़ का समूह कहीं मूव करता है तो उसमें कुछ असामाजिक तत्व भी होते हैं। मैं नहीं मानता कि वो पार्टी के विचार। अच्छा, असामाजिक तत्व किसके थे ये तो बता दीजिए, करते कि उन्होंने कौन थे वो लोग? लेकिन ये मैं बार बार कह रहा हूं, वो भीड़ का हिस्सा होते हैं। कोई 2-4 लोग किसी तरह की घटना कर देते हैं, उससे पूरे विचार पे प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, उस पे पूरे परिवार के अनुशासन पे प्रश्न नहीं उठाया जाता। ठीक है, अनुशासन और वो सब तब दिखता है जब नामांकन की डेट आएगी, जब चुनाव की डेट आएगी, जब कैंपेनिंग की डेट आएगी। और ये बार बार हमारे कई नेताओं का नाम 4 से 5 साल में लेते आए, लेकिन आज वो सारे बड़े नेता राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के एक साथ खड़े हैं, एक साथ हिम्मत से लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। कांग्रेस की तरह नहीं है कि आज भी एक दूसरे की शक्लें देखना नहीं पसंद करते। अशोक गहलोत से आला कमान नाराज है, सचिन पायलट से अशोक गहलोत नाराज है, डिजाइन बॉक्स से डोटासरा नाराज है। 5-5, 6-6 गुट बने हुए हैं। टिकट में डिले होना और क्या दर्शाता है? चलिए ठीक है, अजय जी बताइए ना, कमेटी की बैठक हो गई, कौन है? 3 सीईसी की बैठक कांग्रेस में हुई, उसके बाद भी वही घिसे पिटे चेहरे सामने आते हैं। ये सब क्या दर्शाता है कि जिसने अशोक गहलोत की चाशनी में जो डूबा उसको टिकट मिला। सरकार, जनता का विकास, जनहित नीतियां कोई मायने नहीं रखती। अच्छा, किसी के लिए चाशनी मीठी बता दी आपने, किसी के लिए खट्टी बता दी। फुटबॉल की तरह जनता को घुमाते रहते हैं। प्रद्युमन जी, भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस की जानकारी नहीं होना ये हो सकता है, लेकिन आपने अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने हमास और इजराइल की बात की, तो इनको यह भी मालूम होना चाहिए कि भारत सरकार हमास में एड भेज रही है, उसका भी तो सर आप यहाँ चुनाव का जिक्र हो रहा है, कहाँ हमास और इजराइल का जिक्र कर रहे हैं? ये दूसरी बात, मैं और एक और बात बताना चाहता हूँ। कतर ने हमारे पूर्व 8 नौसैनिक अधिकारियों को जेल में बंद कर रखा है पिछले 15 महीनों से। उनको अभी 8 तारीख को डेथ पेनल्टी की सजा भी दे दी है। आप ये देखिए, कतर को लाल आंख, हमारा 56 इंच का छाती, लाल आंख क्यों नहीं दिखा रही? आप उस मामले में क्यों चुप हो? देखिए, वो जो नौसेना अधिकारी थे वो राष्ट्रपति से अवार्डेड थे। कमलनाथ जी ने वो कोविड साहब ने उनको राष्ट्रपति अवार्ड दिया गया था। आज उनके परिवार का एक आदमी को कतर का वीजा नहीं मिल रहा। भारत सरकार क्यों नहीं बोल रही? आप ये बताओ, मीडिया क्यों नहीं बात कर रहा? आज जिस और बात कर रहे हो, आज पूरा हिंदुस्तान चारों तरफ से गिर गया दुश्मन देशों से। ये हमारी ईस्ट वेस्ट पॉलिसी है। आज आप देखिए, कहीं आप
किस तरह की बात करना चाहते हो? आज हमारे खिलाफ म्यांमार हमारे खिलाफ हो गया, नेपाल हमारे खिलाफ हो गया, बांग्लादेश हमारे खिलाफ हो गया, श्रीलंका हमारे खिलाफ हो गया। आप ये देखिए कहां से ज्ञान लाते हो भाई? हमारे खिलाफ था। कच्चाबाजी, ये ज्ञान कहां से है? कौन सी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान यहाँ पे डाल रहे हो आप? ये देखिए, अरे ये ज्ञान कहां से लाए हो? झूठा ज्ञान दे रहा हूँ, ये तो बताओ, बोलने से पहले कुछ सोचो। आज नरेंद्र मोदी जी और भारत और बांग्लादेश की सरकार के बीच में अच्छा ये बताइए ना, अरे मेरा सवाल नहीं सुना आपने, कहां से कहा आपने बात घुमा दी। अरे नहीं, एक बात सुनिए ना अजय जी, अभी वो कह रहे थे, नवनीत जी कह रहे थे कि भाई, अरे नहीं अजय जी, नवनीत जी कह रहे थे कि भाई हमारे कार्यालय में तोड़फोड़ की है तो भीड़ का हिस्सा थे, असामाजिक तत्व थे, और उन्होंने तो मानने से इनकार कर दिया ना। जिसको टिकट नहीं मिलता वो इनके कार्यकर्ता सब असामाजिक तत्व है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह ही चुके हैं। ये तो इनको हम भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का काम भारतीय जलाओ पार्टी है। भारत जलाओ पार्टी इसका नाम हो चुका है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता आप देखो, जिन्होंने समाज में उन्माद करने की बात की, चाहे वो प्रज्ञा ठाकुर हो, चाहे वो नुपुर शर्मा हो, चाहे वो नवीन शर्मा हो, चाहे कपिल मिश्रा हो, चाहे गिरिराज सिंह हो। आप ये देखिए कि जिस आदमी ने, जिस व्यक्ति ने देश में उन्माद करने की बात की, उसको भारतीय जनता पार्टी ने, फिर भी हमारी पार्टी में, पार्टी का काम ही, हमारी पार्टी में ऐसा देश विरोधी नेता कोई पैदा नहीं हुआ जिसने आतंकवादियों को संरक्षण दिया। आपकी अलायंस के लोग आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे सनातन धर्म को खुलेआम गाली देते हैं। आपकी पार्टी के अलायंस के लोग सनातन धर्म को डेंगू और कोरोना बताते हैं, पार्टी के साथ वित्त मंत्री, और आप बात कर रहे हो। आपके जो वीर सावरकर थे वो अंग्रेजों की मदद करना चाहते थे, उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी है, उन्होंने अंग्रेजों की सहायता। अरे वीर सावरकर इस देश के थे भाई, क्या आपके और मेरे? इस देश का क्या आपके और मेरे वीर सावरकर इस देश के वीर सावरकर थे? इस देश का वीर सपूत था। आप ये देखिए, तुम्हारे आज की कांग्रेस में उसके पैर के नाखून की कोई बराबरी नहीं कर सकता। आपके पैर के नाखून और आपके कांधे के फूल, कमल का फूल कहां पैदा होता है? राहुल गांधी को जब देश में, राहुल गांधी को जब देश से नकार दिया जाता है तो वो विदेश में जाके भारत की छवि को खराब करते हैं, और आप देश की हित की बात कर रहे हो। बरगलाना सकती है लेकिन जनता नहीं बहलाएगी। ठीक है, अब स्ट्रेटेजी जिस तरीके से देखने को मिल रही है, नवनीत जी, अब बची हुई सीटों पर फाइनल नाम तो आपके कुछ दिनों में आ ही जाएंगे, लेकिन मौजूदा स्थिति में कांग्रेस इस तरीके से अपनी घोषणाएं कर रही है, उसको किस तरीके से आप टैकल करेंगे? क्योंकि घोषणाएं काफी महत्वपूर्ण हैं और बिल्कुल ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो लैपटॉप देने की बात हो, शिक्षा देने की बात हो, गोबर खरीदने की बात हो। प्रद्युमन जी, कांग्रेस की गारंटीज से ये राजस्थान देश अनभिज्ञ नहीं रहा है। ये वही कांग्रेस है जिसके नवाब राहुल गांधी जी पिछले चुनाव में आए थे और 10 तक गिनती कांग्रेस के किसानों को गिनाई थी और कर्ज माफी के वादे किए थे, और आज वो बेचारा किसान राजस्थान का आत्महत्या करने पे मजबूरी इनके कुकर्मों की वजह से हुआ है। तो इनकी गारंटियां इस प्रदेश के लिए कोई नई नहीं है। एक एक गारंटी जो ये आज बोल रहे हैं, 500 रुपए के सिलेंडर, अरे भाई अब तक सिलेंडर किसी के घर में होता, खाने को अन्न होगा तो वो सिलेंडर को यूज करेगा। मुफ्त बिजली की बात करते हैं, यहां लोगों के घर में बिजली नहीं आ रही है, क्या मुफ्त और क्या पैसे देके। यहां पे लोग सड़कों पे आके ये बोलते हैं कि भाई इससे बढ़िया तो हमसे पैसे ले लो, लेकिन कम से कम बिजली तो दो। रोजगार के वादे करके और गारंटी देके ये कांग्रेस सरकार में आए थी, और आज ये 19 पेपर लीक का रिकॉर्ड, 1 लाख भी पूर्ण नियुक्तियां नहीं होना, ये गारंटी है इनकी। कौन सी गारंटी की ये बात करते हैं? खोखली गारंटी है, खोखले वादे हैं। राजस्थान में तो भाई इनकी किसी गारंटी में कोई नहीं फंसने वाला। हां, गारंटियां इनकी है, इनकी गारंटी है महिलाओं को असुरक्षित रखने की, इनकी गारंटी है और ज्यादा पेपर लीक करने की, इनकी 100% गारंटी है, इनकी 100% गारंटी है भ्रष्टाचार की। भ्रष्टाचार के मामले में ये एकदम गारंटी देने वाले लोग हैं, जिनके सेक्रेटरिएट में से सोना और कैश उगलता हो। आप सोच लीजिए किस तरह का आलम राजस्थान में आ गया है। इनके खुद के कैबिनेट मंत्री का दर्जा पाल गोपाल केसावत 18.5 लाख की रंगे हाथों घूस लेते हुए पकड़ा गया व्यक्ति है।
तो इनकी चलो ठीक है, गारंटी अब भ्रष्टाचार की है। ठीक है, अब समय कम है, अब समय कम है, एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं। इनकी गारंटी रोजगार और किसानों के साथ वादा खिलाफी की है। ठीक है अजय जी अब समय कम है, एक फाइनल कमेंट आपसे। अब जो घोषणाओं को लेकर, गारंटी को लेकर जो लगातार कह रहे हैं नवनीत जी, उनका जवाब दे दीजिए। देखिए, राजस्थान में जो घोषणाएं 2018 में की गई थी, उन सभी को पूरा किया गया है और उन्हीं घोषणाओं को पूरा करने के कारण ही आज कांग्रेस गारंटी दे रही है और जनता उस पर विश्वास इसलिए कर रही है क्योंकि हमने अपने घोषणाओं को पहले पूरा किया है। क्योंकि 2008 में, 2018 में और 2023 में हमने जो कहा है वो किया है और हम आगे भी करेंगे। और ये जनता, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार आपकी घोषणा पत्र में था क्या? मणिपुर की बात कर लीजिए, पेपर लीक आपकी घोषणा पत्र का हिस्सा था। 6 महीने दिल्ली सड़कों पे रहा, उनको आपने घसीट के मारा, साल भर किसान रहा, सड़कों पे रहा। चलिए ठीक है, अब समय कम है, दोनों मेहमानों को रोकना चाहूंगा। कानून वापस लेने पड़े, 700 किसान मारे गए। और आप जिस किसान माफी की बात करते हो, राजस्थान ने पहले दिन आते ही सबसे पहले सहकारी बैंकों के द्वारा जितने भी कर्जे थे वो माफ किए। चलिए ठीक है, अब समय कम है, अजय जी रोकना चाहूंगा। नवनीत जी और अजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए और तमाम प्रतिक्रिया यहां पर रखने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति लगातार जारी है, लेकिन अब जिनको टिकट मिल गए हैं उनके सामने तो एक खुशी की भरमार है। जिनके टिकट कटे हैं वो इस चुनाव पर किस तरीके से असर डालेंगे, ये देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल बड़ी बहस वीकली सिर्फ इतना ही। नमस्कार।